हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल की चल रही होगी, मैं ऐसा करता हूँ। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि हम लोग कर रहे थे कि डीडीए जेई का हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर भी कुछ किए थे। फिर कमेंट आया कुछ लोगों का, कुछ भाइयों को कमेंट आया कि प्रीवियस ईयर करवा दीजिए। ठीक है, तो हम बोला ठीक है, प्रीवियस ईयर का करवा देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई प्रीवियस ईयर का एक सेट अपलोड हो चुका है। ठीक है, दो सेट अपलोड हो चुका है। ठीक है, पार्ट 4 और 5। ठीक है, और एक आपका आज फिर रात को 9 बजे तक। ठीक है, 9:30 बजे तक फिर आपको पार्ट नंबर 6 अपलोड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए क्या है ना कि अभी फिलहाल आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है। ठीक है, और अभी आपको पढ़ने का कम से कम आपको 10 घंटा से प्लस पढ़ना चाहिए, खासकर डीडीए जेई के लिए। ठीक है, 10 घंटा प्लस पढ़िएगा तभी सिलेक्शन का चांसेस है, क्योंकि अभी आपको बहुत चीज़ सारा क्वेश्चन भी लगाना है। प्लस आपका जो यूट्यूब से जा रहा है, तो यूट्यूब से स्टडी विद सिविल एमसीक्यू का जो आपका चैनल है, मेरा जो चैनल है, उस चैनल में जितना भी वीडियो है सारा प्रीवियस ईयर है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। तो वो पढ़ के ही जाना है। ठीक है, एग्जाम में वो पढ़ के ही जाना है। और दूसरी बात, एग्जाम तक जो आपको मैं पहले ही बताया था कि एग्जाम तक हम लोग कंटिन्यू डीडीए जेई का सिलेबस, जो हम लोग बोले आपको कि नहीं, हम लोग डीडीए जेई का कंप्लीट हम लोग सिलेबस करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी करेंगे, और साथ ही साथ एग्जाम जैसे नज़दीक आएगा उसके 2-4 दिन पहले। ठीक है, 2-4 दिन पहले हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। उधर से उतना पढ़ लेंगे, प्लस अपना शॉर्ट नोट्स जो आप बनाए हैं, और अगर शॉर्ट नोट्स किसी के पास नहीं है तो आप लोग कमेंट में मैसेज कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, तो फिर मैं अपना जिस सब्जेक्ट का अगर आपका क्वेरी रहेगा तो मैं उस सब्जेक्ट का आपका शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो और दूसरी बात में ये है कि अभी बीटीएससी जेई आ गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बीटीएससी जेई के लिए हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आप जो यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस चैनल से जो आप पढ़ रहे हैं, वो ऐसा वहाँ बीटीएससी जेई में भी काम देगा, ये ऐसा नहीं है ना। तो मेनली फोकस हमको भी रखना है डीडीए जेई को लेकर, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर है ओनली फॉर डीडीए जेई के लिए हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें। ठीक है, चलिए मैं आज का क्लास स्टार्टेड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफॉर्मेंस इफिशियंसी ऑफ सोलो सैंड फिल्टर। बताइए, थोड़ा आप लोग कमेंट कीजिए। थोड़ा पेन में चेंज कर लेता हूँ। पेन का पेन का थोड़ा थिकनेस क्या है जी? हम्म, हम्म, 1 मिनट। खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ऑफ सोलो सैंड फिल्टर। ठीक है, तो हम लोग सोलो सैंड फिल्टर के बारे में कुछ हम लोग जानकारी गेन करते हैं। ठीक है, उसी से ये चार जो ऑप्शन दिया गया है आपका, सोलो सैंड फिल्टर से ही चार ऑप्शन दिया, चारों को स्टेटमेंट दिया गया है, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सही है, इनमें से दो। ठीक है, तो देखिए सोलो सैंड फिल्टर जो मेनली होता है ना, सोलो सैंड फिल्टर मेनली जो इसका यूज हम लोग करते हैं रूरल एरिया में करते हैं, जहाँ, ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इसका यूज हम लोग करते हैं यूज फॉर रूरल एरियाज, जहाँ का पॉपुलेशन लेस देन 5,000 होता है। ठीक है, जहाँ का पॉपुलेशन आपका 5,000 से कम है, वहाँ पे हम लोग आपका स्लो सैंड फिल्टर यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो आपका इफिशियंसी होता है, इसका जो इफिशियंसी है, याद रखिएगा, इसका जो बैक्टीरियल क्या बोल रहा है, इफिशियंसी पूछ रहा है, इसका 98 से 99% तक होता है। ठीक है, इसका एफिशिएंसी। इसके बाद इसमें जो आपका, इसका हम लोग वॉशिंग कर, इसका वॉश वॉश कब करते हैं हम लोग, 1 से 3 मंथ में इसको वॉश किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसका बोल सकते हैं कि इसमें जो आपका टर्बिडिटी का जो ईट रिमूव, टर्बिडिटी मैक्सिमम 50 ppm तक रिमूव कर सकता है। ठीक है, टर्बिडिटी रिमूव टर्बिडिटी रिमूव रिमूव 50 ppm। ठीक है, समझ में आ गया ना।
50 ppm तक रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग देख रहे हैं कि आपका इट रिमूव अबाउट 98 से 99% बैक्टीरियल। ठीक है, और आपका ये जो आपका कि इसका जो टर्बिडिटी जो रिमूव करता है सोलो सैंड फिल्टर कितना 50 ppm तक रिमूव करता है। और इसका जो आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इसका कितना होता है सोलो सैंड फिल्टर का 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका स्लो सैंड फिल्टर का सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो का आपको याद रखना है एग्जाम में। कभी आपको इसका वॉशिंग टाइम पूछ देगा, आपका कभी टर्बिडिटी पूछ देता है। ये जो दो पॉइंट है ना, टर्बिडिटी वाला और आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और एक आपका एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें एक और आपका होता है, इसमें थोड़ा सा और हम लोग डिपली जाते हैं। तो इसका तो D10 का वैल्यू कितना होता है बताइए, तो इफेक्टिव चार्ज इसका कितना होता है 0.25 से 0.35। ठीक है, 0.25 से 0.35 इसका इफेक्टिव चार्ज होता है। इफेक्टिव चार्ज कितना होता है 0.25 से 0.35। आप फिर यहाँ पर आपका CU कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का चार्ज कितना होता है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का साइज कितना वेरी करता है 1.8 से 3 तक वेरी करता है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो आपका पॉइंट है, 2 पॉइंट यहाँ पे और 4 पॉइंट यहाँ पे, ये सारा आपका एग्जामिनेशन में आने का पॉइंट है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका आंसर क्या हो गया पहला। ठीक है, और आपका दूसरा मतलब पहला दूसरा किसमें सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सीजनिंग ऑफ वुड। ठीक है, सीजनिंग ऑफ वुड, और उसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट, इसमें से कौन है बताइए, इसमें से इनकरेक्ट कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये सीजनिंग ऑफ टिम्बर हम लोग करते हैं, तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसका जब सीजनिंग ऑफ टिम्बर किसी भी टिम्बर का हो जाता है तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इतने भी जो ये सारे पॉइंट हैं उसका इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसका वेट जो है वेट एलवेज डिक्रीज करता है। लेकिन देखते हैं इसमें क्या है, रिड्यूस द श्रिंकेज एंड वार्पिंग आफ्टर प्लेसिंग इन द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं कि इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्या बोल रहा है इंक्रीज द वेट, ये नहीं होगा। तीसरा इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में गया। तो तीसरा चौथा मेरा सही है, ये ऑप्शन मेरा सही है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट के केस में कौन सा सही होगा उसे बताइए। मेरा ए कहाँ गया, इंक्रीज द वेट आपका ये होगा, और दूसरा मेक इट डिफिकल्ट टू पेंट। ठीक है, ये दोनों मतलब तीसरा और चौथा इज ए करेक्ट आंसर। ये मेरा सही है, ये भी मेरा सही है, ये मेरा सही है। लेकिन ये जो है किसी भी सीजनिंग और जब हम लोग टिम्बर का सीजनिंग करते हैं तो उसका वेट इंक्रीज नहीं करता, वेट डिक्रीज करता है। ठीक है, अब तो ये वाला ऑप्शन होगा मतलब 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो गया, ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ ए वर्निशिंग ऑफ ए सर्फेस। बताइए वर्निश ऑफ ए सर्फेस के लिए कौन सा इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसको नॉट पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली बात हम लोग जानेंगे वर्निश क्या होता है। देखिए वर्निश क्या होता है, वर्निश एक तरह से होमोजीनियस रेजिन का सोल्यूशन होता है। ठीक है, जो किसी भी वुडन सर्फेस पे लगाने पे उसका सर्फेस जो होता है, सर्फेस उसका आपका ग्लोसी होता है, चमकदार होता है, बहुत ड्यूरेबिलिटी होता है। ठीक है, मतलब और फंगल को उससे प्रोटेक्ट करता है। जितना भी जो आपका इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स आपको उसको मतलब प्रिवेंट करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं वर्निशिंग बोलते हैं। ठीक है, वर्निश बोलते हैं। मेनली वर्निश आपका जो होता है, वर्निश आपका अलग अलग टाइप का होता है, लगभग 5 टाइप का होता है। ठीक है, आपको होता है फ्रेंच वर्निश होता है, फ्रेंच वर्निश होता है। फिर आपका क्या बोलते हैं ऑयल वर्निश होता है, ऑयल वर्निश होता है। फिर नेक्स्ट आपका वाटर वर्निश होता है, वाटर वर्निश होता है। चौथा आपका अस्फल्ट वर्निश होता है, अस्फल्ट वर्निश होता है। ये आपका
सारे आपका वर्निश का टाइप है, ठीक है। इतने वर्निश के टाइप अलग अलग होते हैं, सबका डिफरेंस, सबका काम अलग अलग है, ठीक है। तो हमको जानना है इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ ए वर्निशिंग ऑफ ए सरफेस, ठीक है। कौन सही नहीं है, देखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। टू प्रोटेक्ट द पेंटेड सरफेस, टू प्रोटेक्ट द पेंटेड सरफेस फ्रॉम एटमोस्फेरिक एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू ब्राइटनिंग द अपीयरेंस ऑन द ग्रेन्स ऑफ वुड, ये सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि टू इनहेंस द अथेंटिक अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ ए पेंटेड मेटल। नेक्स्ट क्या है कि टू रेंडर ब्रिलेंसी टू ए पेंटेड सरफेस, ये भी सही है, ये भी सही है। टू प्रोटेक्ट द पेंटेड सरफेस फ्रॉम एटमोस्फेरिक एक्शन, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत है। टू इनहेंस द अथेंटिक अपीयरेंस, ये जो है ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। इनहेंस नहीं करता, उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, यहाँ बोल दिया कि इनहेंस करता है, ये ऑप्शन आपको गलत है। क्या पूछ रहा है, नोट है, नॉट ऑब्जेक्टिव, तो आपको मेरा सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ऐसा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको डीडीए जेईई का हर सेट में मिलेगा, हर सेट में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए आपका अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल गया, इसके बाद जब आगे हम लोग अभी जब और आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी आपका सेम क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं, सेम कॉन्सेप्ट से आपको सेम क्वेश्चन नहीं, सेम कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है ना, क्या पूछ रहा है, ए रेक्टेंगुलर बीम 150 mm और 100 mm थिक है, विच कैरी ए लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन, ठीक है। 150 किलो न्यूटन एट ए एसेंट्रिसिटी जिसका है 10 mm, इज ए इन अ प्लेट बाइसेक्टिंग द थिकनेस द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ ए स्ट्रेस इन द सेक्शन। मतलब ये जो सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सेक्शन दिख रहा होगा, इसमें आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो इंटेंसिटी कैसे निकलेगा भाई, इंटेंसिटी कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो पहले हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। इसका कैसे निकलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है, आपका स्ट्रेस इन बेंडिंग, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस इन बेंडिंग प्लस स्ट्रेस इन बेंडिंग प्लस स्ट्रेस इन कंप्रेशन, ठीक है, स्ट्रेस इन कंप्रेशन। अब स्ट्रेस इन बेंडिंग आपका इसका क्या होता है, आपका ये तो आपको ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है बेंडिंग स्ट्रेस, M/I इजकल टू सिग्मा बाई वाई इजकल टू E/R, ठीक है। तो हमको बेंडिंग स्ट्रेस इन बेंडिंग निकालना था, यहाँ पर क्या होगा, M/I/Y, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या है, कंप्रेशन है, ठीक है। तो कंप्रेशन स्ट्रेस हम लोग क्या लेंगे उसका बताइए। कंप्रेशन स्ट्रेस मतलब कोई भी एरिया को कंप्रेस कर रहा था, फोर्स बाई P/A एरिया, ठीक है, P/A, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब वैल्यू देखते हैं बैठा के, ठीक है। वैल्यू मेरा M कितना है, देखते हैं यहाँ पे कितना है, M कितना है 150, ठीक है। 150 गुना 10 के पावर 3 इंटू आई मेरा कितना है, आई मेरा कितना है इंटेंसिटी, आई मतलब थिकनेस, ये M/Y होगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग इसको सुधार लेते हैं। ये कितना होगा, M/Y/I होगा, ठीक है। ये आपका 150 हो गया, क्या M हो गया, बाई वाई कितना होगा, देखिए तो वहाँ से y जो आपका होगा, y क्या होगा, इसका y एक्सिस से कितना होगा, 150 होगा ना कितना होगा 150 इंटू थिकनेस कितना है, y कितना है, y M इंटू वाई, ये M हो गया, M कितना हो गया, M आ गया ना जी 150 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है। इसका हो गया बाई y कितना होगा 10 इंटू इसका हाफ 75 डिवाइडेड बाई आई कितना होगा बताइए, इस सेक्शन को बताइए, आई कितना होगा, देखिए सेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इससे कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD/12, तो बी मेरा कितना है, विड्थ 150 100 गुना 150 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इसके बाद फोटो को थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ प्लस पी मतलब फोर्स कितना का है 150
150 गुना 10 के पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया कितना होगा बताइए तो इसका 100 इंटू 150, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो यहाँ से क्या आएगा आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, कितना वैल्यू होगा इसको सॉल्व करिए। यहाँ तो 150 गुना 10 के पावर 3, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम लोग अगर काटना चाहें तो कितना होगा जी आपका 10 के पावर से 10 से ये कट जाएगा, ठीक है। 150 से यहाँ चला जाएगा, ये जो 12 है 12 ऊपर आ जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका कितना बच गया 100 बच गया, ठीक है। 100 बच गया तो हम लोग 1 0 से 1 0 ये उड़ा देते हैं तो हमारा बच गया नीचे 10, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 15 गुना 12 गुना 75। अरे यार ये तो 150 की होगा ना, ये एक मिनट थोड़ा सा, ये कितना होगा 150 का क्यू होगा, बी डी क्यू बाई 2 बना होता है, बी डी क्यू बाई 12 150 का क्यू, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आता है आपका 4 आता है, ठीक है। 4 प्लस ये सिर्फ इतना, ये पार्ट और ये पार्ट, इसको सॉल्व कीजिए तो आपका 4 आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 में से 1 या 10, यहाँ 10 आएगा, ठीक है। ये आपका 10 हो गया, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मेरा कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। कितना 14 एम्पीयर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ निकालते हैं क्या मिनिमम इंटेंसिटी, दूसरा क्या है मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इसका आने का एक नया क्वेश्चन आपको एग्जाम में देख जाएगा बनाने के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप में। तो इसलिए इसको नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन कर लें, प्रैक्टिस कर लें। देखिए क्या मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बस कुछ नहीं, जो यहाँ पर हम लोग प्लस किए ना, जो हम लोग प्लस किए वो मेरा क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो आपका एम वाई बाई आई माइनस पी बाई ए, बस और कुछ नहीं करना। आप वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए, माइनस कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ 14 आएगा था, 14 मेरा किस में है 14 मेरा ये मेरा आंसर होगा, और यहाँ जो मेरा इसको जब वैल्यू बैठाइएगा माइनस कीजिएगा तो यहाँ से 6 आएगा, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम मेरा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले ना, देखिए सेम क्वेश्चन है ये, मतलब थोड़ा सा डेटा चेंज है, बाकी सेम है सारा चीज। क्या पूछ रहा है यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, बताइए। अभी हम लोग पढ़े ना, क्या पढ़े मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस कितना होता है प्लस आपका बैंडिंग हाँ ठीक है, बैंडिंग स्ट्रेस प्लस कंप्रेसिव स्ट्रेस, बैंडिंग स्ट्रेस प्लस कंप्रेसिव स्ट्रेस। और यहाँ बस इसका क्या हम लोग इसका क्या निकालते हैं एम बाई वाई बाई आई प्लस पी बाई ए, यहाँ वैल्यू बैठा दीजिए आंसर आ जाएगा। एम कितना है 100 गुना 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई प्लस इंटू वाई है, वाई कितना होगा यहाँ पर बताइए, वाई कितना होगा 10 ना, इसेंट्रिसिटी क्या है वाई 10 है, वाई मतलब इसेंट्रिसिटी कितना 10, ठीक है। आई मतलब सर्कुलर सेक्शन है, बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, मतलब इसका फॉर्मूला क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सर्कुलर सेक्शन का, बताइए। यहाँ दिया हुआ देखिए कितना सेक्शन मॉडुलस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 200, तो यहाँ 200 रखिए प्लस पी कितना है, कितना था 100 गुना 10 के पावर 3 इंटू एरिया कितना होगा जी, एरिया जो दिया हुआ आपका 100, एरिया आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, ये 100 खत्म हो गया, यहाँ 1000 बच गया, प्लस यहाँ कितना है प्लस यहाँ पर 1000 बच गया, प्लस हम लोग इसको काटेंगे, ठीक है।
तो हम लोग पहले काट लेते हैं 2 जीरो, तो 2 जीरो खत्म हो गया, तो यहाँ बच गया 2। ठीक है, 2 बच गया, 2 × 5 = 10, मतलब 5,000। 5,000, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 5,000 प्लस 1,000 कितना हो गया? 6,000। 6,000 आंसर है, 6,000 आंसर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। समझ में आ गया? बोले ना कि इस टाइप से ये टॉपिक से मतलब बेंडिंग का मैक्सिमम मैक्सिमम कंप्रेसिव मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने के लिए आपका, या फिर मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने के लिए, या फिर मिनिमम या फिर मैक्सिमम, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन आपका VVI रहा। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले जरूर ये क्वेश्चन कर लें, 2-3 बार आप रिविजन कीजिएगा, फॉर्मूला को बनाइएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the following condition should be satisfied for the formation of a supercritical flow in open channel? बताइए सुपर क्रिटिकल फ्लो कब होता है? अगर हम लोग फ्रॉड नंबर का बात करें, फ्रॉड नंबर इजकल टू 1, क्या होता है? क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग फ्रॉड नंबर लेस देन 1 क्या होता है? सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, एक आपका जो होता है फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1, ये जो आपका होता है क्या होता है? सुपर क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि हम पूछ रहा सुपर क्रिटिकल फ्लो के केस में, तो मेरा फ्रॉड नंबर क्या? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखते हैं। when the depth of the flow each channel is less than the critical depth। ठीक है, और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है कि आपका जो यहाँ पर होगा क्या? डेप्थ ऑफ चैनल। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो जो होता है y इज लेस देन yc। ठीक है, when the depth of flow in channel is less than yc। ठीक है, ये कंडीशन ये किस में है आपका? सुपर क्रिटिकल के फ्लो के केस में ये होता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर? वेन क्वेश्चन तो ठीक है कि सुपर क्रिटिकल के कंडीशन दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि वेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ एंड द फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1। एक नंबर पहले ही ऑप्शन आपको लग रहा है, यही ऑप्शन आपका सही है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या है कि वेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ द फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1। ये तो यहाँ क्रिटिकल तो होगा नहीं, ग्रेटर तो होगा नहीं, लेस देन होगा। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज वैलिड इन द केस ऑफ फ्लो थ्रू ए पैरेलल पाइप। ठीक है, फ्लो करला किस में? पैरेलल पाइप के केस में। बताइए बताइए कि ये जो 4 कंडीशन दिया हुआ है, बताइए कौन सा आपका वैलिड कंडीशन है फ्लो के केस में, मतलब फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप के केस में। ठीक है, पैरेलल पाइप के केस में देखिए आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे कि आपको 2 टाइप का होता है। एक पैरेलल पाइप के केस होता है, एक आपका सीरीज कनेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पैरेलल कनेक्शन का यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। एक होता है क्या? सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? बात करें हम लोग सीरीज कनेक्शन के बारे में। सीरीज कनेक्शन ऑफ अ पाइप। अगर मेरा पाइप सीरीज में रहा, ठीक है, याद रखिएगा, अगर मेरा पाइप सीरीज में रहा तो इसमें जो डिस्चार्ज होगा ना, डिस्चार्ज जो होगा इसमें क्या होगा? एलवेज क्या होगा जी? डिस्चार्ज क्या होता है? अगर मेरा पाइप पैरेलल के सीरीज कनेक्शन में है, ठीक है, सीरीज कनेक्शन में है, तो मेरा जो डिस्चार्ज क्या होगा? सेम होगा। और इसका जो हेड होगा, हेड एलवेज वेरी करेगा। ठीक है, वेरीज करेगा। अब दूसरा हम लोग क्या जानते हैं? दूसरा जो है आपका पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, पैरेलल ऑफ ए पाइप। पैरेलल के केस में क्या होता है? पैरेलल के केस में आपका जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज वेरी करता है। ठीक है, और हेड इसमें कांस्टेंट रहता है। ठीक है, डिस्चार्ज वेरी करता है, लेकिन हेड जो है, हेड क्या है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन विच इन केस ऑफ फ्लो थ्रू ए पैरेलल पाइप। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो
the rate of flow is the rate of flow in the main line is not equal to the sum of discharge in a parallel pipe। ये नहीं है पैरेलल बोल रहा है, मतलब कितना बोल रहा है, नॉट इक्वल बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन अ मेन लाइन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेलोसिटी, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द लॉस ऑफ हेड इज इक्वल टू द, ये नहीं होगा, द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ डिस्चार्ज इज द मेन चैनल मेन लाइन इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्चार्ज इन ए पैरेलल पाइप ऑफ फ्लो इन ए चैनल इज इक्वल टू द क्रिटिकल डेप्थ एंड फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू 0। ये ऑप्शन आपका एकदम सही है, तो डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए क्या है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को फिगर दिखता होगा कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल है जिसका पूछ रहा है कि बेस विड्थ कितना दिया हुआ, 80 mm दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा 80 mm है। ठीक है, और हेड जो इसका है कितना है, 60 mm है। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का है अबाउट द बेस। ठीक है, बेस के अबाउट से आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने क्या होता है। अच्छा बताइए कि बेस के अबाउट से, अगर बेस के हम लोग कंसीडर करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ट्रायंगुलर सेक्शन का, बताइए। ये मेरा सीजी हो गया। इन ए केस ऑफ ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल सेक्शन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस। ठीक है, याद रखिएगा बेस के अबाउट जो एलबी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना होता है, h/3। ठीक है, और टॉप से टॉप फिर h/3 हो गया, और फिर इसका जो टॉप है एपेक्स पॉइंट से कितना होता है 2h/2 h/3। ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए हम लोग इसको बनाते हैं तो हम लोग क्या निकालना है, हमको बेस के अबाउट निकालना है। ठीक है, बीसी के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, आई जी इजकल टू आई एक्स एक्स प्लस, पहले हमको आई जी निकालना पड़ेगा, 1 मिनट। हमको पहले आई जी निकालिएगा। ठीक है, कैसे निकाल, इसका क्या होगा, बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगुलर सेक्शन क्या होगा, BH/36। ठीक है, तो हमको पहले चलिए वैल्यू इसमें बैठाइए, क्या है, बी कितना दिया, विड्थ मेरा 80 mm है। ठीक है, इंटू एच कितना है जी, एच 60 है, 60 × 60 × 60। ठीक है, /36 है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 12 × 36, 12 × 5 = 60। ठीक है, फिर हम लोग 3 से क्या काटेंगे, 20 × 60। ठीक है, और इसको लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 8 × 48, 48 दूनी 96, मतलब 960 × 5 कीजिए, 6 × 5 = 30 की 0 बाकी में 3, 9 × 5 = 45 और 3 48, 480, मतलब 4800। ठीक है, ये मेरा कितना आ गया, 4800 आ गया। ठीक है, अरे यार मेरा ये कितना आ गया, आई जी मेरा कितना आ गया, आई जी इजकल टू कितना आ गया, 4800 × 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 mm के पावर 4। ये मेरा आ गया आई जी, आ गया आई जी इजकल टू हम लोग बोल सकते हैं आई एक्स एक्स। ठीक है, एक्सेस के अबाउट। इसके बाद हम लोग क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है, आई जी इजकल टू सॉरी आई बेस इजकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस। 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ यहाँ बेस के अबाउट क्या होगा, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आई यहाँ बनाते हैं यार, आई बेस इजकल टू क्या होगा आपका, ये जो आई जी आया सो प्लस क्या, एरिया इंटू क्या, यहाँ से इसका डिस्टेंस h/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आ गया कितना आ गया, 480 × 10 के पावर 3। ठीक है, प्लस एरिया मेरा कितना है, एरिया कितना आएगा इसका 0.5, इसका एरिया कितना होता है, ट्रायंगुलर का एरिया कितना आता है, 1/2 × b × h। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बैठाते हैं वैल्यू 1/2, तो 1/2 को हम लोग बोल सकते हैं कि 0.5 × b कितना है 0.8 × 0.6। ठीक है, ये मेरा एरिया आ गया। ठीक है, प्लस हम लोग यहाँ ये करेंगे मल्टीप्लाई, कितना है h/3, मेरा h कितना है जी, h कितना मेरा आया हुआ है
एच मेरा है आपका 60, ठीक है, 60 है ना, डिवाइडेड बाई 3 के पावर स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू, इसका जो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका 1440 आएगा, ठीक है, गुना 10 के पावर 2, ठीक है, mm के पावर 4, ठीक है। ये इसका जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, 480 प्लस 10 के पावर 3 प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सारा मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी काट के 20 × 60 हो गया, 20 हो गया, 2 दिन मतलब 400 यहाँ पर हो गया, 400 को इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और इसमें जोड़ दीजिए, जो आपका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1440 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एजम्पशन मेड इन ए तरजागी थ्योरी कंसिडर एक्सेप्ट, मतलब तरजागी थ्योरी ऑफ ए कंसोलिडेशन एक्सेप्ट, किसको छोड़कर। अच्छा, तरजागी थ्योरी का कौन कौन सा एजम्पशन होता है, सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है, ये आपका है सही है। सॉइल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, ये भी मेरा सही है। लेकिन डार्सी लॉ इज वैलिड, ये भी सही है, डार्सी लॉ इज वैलिड होता है फॉर ए कंसोलिडेशन प्रोसेस, ये भी सही है। लेकिन ये जो मेरा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉइल इज वेरी नहीं रहता है, वेरी नहीं करता, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये सारे ये चारों जंक्शन है, लेकिन यहाँ इसको गलत, ये गलती हम लोग इसको इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हो रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉइल इज वेरी एट ऑल पॉइंट ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, वेरी नहीं रहता, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसके कारण ये गलत हो गया, मतलब एक्सेप्ट बोल रहा है ना, तो ऐसे मतलब इसको छोड़कर बाकी सेम सही है, मतलब ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए, स्पेसिंग ऑफ मेन होल IS 4111986 के अकॉर्डिंग द स्पेसिंग ऑफ मेन होल एबव द ऑन ए स्ट्रेट रन फॉर ए सीवर ए डायमीटर कितना दिया हुआ है, 900 से 1500 mm। बताइए आप लोग, स्पेसिंग डायमीटर ऑफ सीवर क्या क्या होता है, यहाँ एक टेबल आप लोग को बना देते हैं, डायमीटर ऑफ सीवर क्या होता है, डायमीटर 0.3 मीटर, 3 × 9 = 12 3 3 6 9 12, अरे यार डबल लाइन है, 12 15, एक होता है ग्रेटर देन 15, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा डाया ऑफ सीवर है, ठीक है, डाया ऑफ सीवर है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका स्पेसिंग क्या होता है, कितने डाया ऑफ सीवर में स्पेसिंग हम लोग क्या देना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या होता है कि याद करने का तरीका है, जैसे हम याद किए हैं 0.3 मीटर सीवर के लिए, 0.3 मीटर सीवर डाया ऑफ सीवर के लिए जो आपका स्पेसिंग होता है मेन होल का, मेन होल कितना होता है, 14 मीटर, ठीक है, 14 40 65 90 99 14 40 65, ठीक है, 14 40 यहाँ 65 हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है 120 से 240 से 360, ठीक है, ये आपका स्पेसिंग हो गया मीटर में, ठीक है। हमको क्या पूछ रहा है, कि 900 से 1500 मेरा डाया दिया हुआ है, ठीक है, 900 से 1500, ठीक है, 900 से 1500, ग्रेटर देन 1500 नहीं बोला है, क्या बोला है, ऑन स्टेट सीवर डाया एवब, मतलब इसको भी ले रहा है 900 से 1500, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि मेरा जो डाया है सीवर का 900 से 1500 के बीच है, ठीक है, तो उसका जो स्पेसिंग क्या होना चाहिए बताइए तो 65 से लेकर 360, 65 से लेकर तो सबसे एक्यूरेट हमको देखा जाए, ये तो एक्चुअल किसी का पूछा नहीं, लेकिन पूछ रहा है, दोनों का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो एक्चुअल सबसे एक्चुअल बोला जाए तो सबसे एक्चुअल आपका क्या हो सकता है, 90 से 150 हो सकता है क्या कि देखिए 9.9 मीटर के लिए कितना 65 है, ठीक है, 65 है, तो उसको हम लोग 90 ले सकते हैं,
जो यहाँ वैल्यू पूछा उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर पूछेगा 0.3 मीटर डाया का 0.3 मीटर डाया जो होता है सीवर का, उसका स्पेसिंग कितना होता है मैनुअल का, तो 14 मीटर मान लिया। अगर स्पेसिफिक पूछेगा तो, अगर पूछ रहा है कि नहीं, अगर आपका मतलब वेरी मतलब किसी के बिटवीन में पूछ रहा है, तो बिटवीन में आपको मतलब अप्रोक्स लेके चलना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैं सेट में कराया हूँ, इसलिए ऐसा क्वेश्चन का आप लोग गलती ना करें। बताइए, अकॉर्डिंग टू 456-2000 फॉर ए कैंटिलीवर बीम, किसका पूछा है? कैंटिलीवर बीम के केस में बताइए। कैंटिलीवर बीम, द क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम ए फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर टू ए लेटरल रिस्ट्रेन शैल नॉट बी एक्सीड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए बीम एंड बी इज अ विड्थ ऑफ ए बीम कंप्रेशन फॉर ए कंप्रेशन फेस मिडवे बिटवीन द लेटरल रिस्ट्रेन। बताइए क्या पूछ रहा है? कंप्रेशन के केस में, कंप्रेशन केस में कितना होता है? 25 बी स्क्वायर बाई डी, बीच वेरी लेस 25 और 100 बी स्क्वायर बाई डी, 25 बी स्क्वायर बाई डी। देखिए बी भी दिया हुआ, डी भी दिया हुआ, तो मारिएगा थोड़ा ध्यान रख के, स्थिर से मारिएगा ना कि गलती मार के आ जाइएगा। 25 बी स्क्वायर बाई डी, बी स्क्वायर बाई डी, सॉरी 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाई डी, 100 बी स्क्वायर बाई डी, बीच वेरी लेस, दोनों से कम होगा, वही इसका आंसर होगा। मतलब डी सी बी ए, ठीक है। समझ में आ गया? ये किसका होता है? 60 बी आर 250 बी स्क्वायर बाई डी, ये किसका होता है? सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूअस बीम एंड कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम के केस में होता है, ठीक है। तो याद रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का थोड़ा पेन का थोड़ा थिकनेस आपका थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का आपको दिख रहा है, हमको पढ़ाने में लग रहा है अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो देखने वाला रहेगा जरूर देखेगा, जिसको फायदा तो चाहिए सबको ना। खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है ना कि सॉइल हैविंग लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, फ्लो इंडेक्स दिया हुआ है और प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है। वो क्या पूछ रहा है? टफनेस इंडेक्स, टफनेस इन आई टी, टफनेस इंडेक्स कितना होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी कितना होगा जी? इसको माइनस कीजिए, 25 से प्लस 25 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो अब फ्लो इंडेक्स कितना है मेरा? फ्लो इंडेक्स 12 है, 10/12 गुना 100, सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? काटिए इसको, 4 4 तिया 4 तिया 12, 25 चौक 100, ठीक है। फिर इसको हम लोग लगभग में काट सकते हैं, मेरा पॉइंट में दिया हुआ है 3 तिया 9 हम लोग काट सकते हैं। तब 3 तिया 9, 25 तिया 75, 75 पॉइंट। इसको हम लोग नहीं काटते हैं 3 से, अप्रोक्स में लेंगे, गलती हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, ये मेरा 10 है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ मेरा कितना है? 10 है। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, कितना होगा? 250, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, कितना होगा? 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 और 10 मतलब 3 तिया 9, 83 है जी। देखिए 83.33 इज ए करेक्ट आंसर, ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए किसका साइन दिया हुआ है? आप लोग दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। बताइए किसका साइन है? ये डिप्रेशन है, या फिर आपका वैली का साइन है, या फिर रीज है, या फिर सैडल है? ये सैडल है, याद रखिए क्या है? सैडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स टाइप बिलोंग द इग्नियस रॉक? बताइए इग्नियस रॉक के ग्रुप में इनमें से कौन सा है? मार्बल, सेचिट, सेल, या फिर रुएलाइट? रुएलाइट इज ए इग्नियस रॉक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फॉर ए डिस्चार्ज क्यों दिया हुआ है? स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप एनएस दिया हुआ है, एनएस से रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर ए हाफ डिस्चार्ज विथ ए सेम हेड द स्पेसिफिक स्पीड विल बी? बताइए पंप के केस में क्या होता है? स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला एनएस स्पीड इक्वल टू एन क्या होता है जी? बताइए फॉर्मूला।
एन एस इक्वल टू एन रूट क्यू डिवाइडेड बाई एच की पावर 3/4। ये आपका स्पेसिफिक स्पीड इन केस ऑफ पंप के केस में, ठीक है, पंप के केस में ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि जो मेरा डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज को क्या बोल रहा है, हाफ कर रहा है, ठीक है। तो एन रूट अगर डिस्चार्ज को हाफ कर दी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पूरे हेड इज सेम, हेड को सेम रख रहा है, मतलब हेड में कोई चेंजिंग नहीं है, एच का 3/4 ही है, ठीक है। तो बताइए ये मतलब यहाँ तक ऐसे आएगा। तो हम लोग इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एन रूट क्यू डिवाइडेड बाई √2 इंटू एच के पावर 3/4, इसको नीचे लेके आ गए, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरा डिस्चार्ज है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन एस लिख सकते हैं। ये एन एस इजकल टू था, कहाँ गया जी, एन एस इजकल टू, तो एन रूट क्यू है तो इसको हम लोग एन एस 1 लिख सकते हैं, ये वाला स्पेसिफिक स्पीड। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ये एन एस वन समझिए, ये एन एस 1 है, एन एस डिवाइडेड बाई √2 इंटू एच के पावर 3/4, ठीक है। देखते हैं कुछ ऑप्शन में से मिल रहा है, NS√3 ये तो मिल रहा है, और आगे देखते हैं क्या होगा। मेरा हेड को सेम रख दिया था, यहाँ पर हेड लिखना कोई जरूरी नहीं है, हेड बोला कि हेड ही सेम है, तो इसका जो आपका सही जो इसका निकलेगा NS डिवाइडेड बाई √2 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है बताइए, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट दैट इज यूज इन ए केस ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट फॉर ए एक्सपोजर टू ए सी कोस्ट डायरेक्टली। बताइए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, मैं इसका टेबल भी आपको बताया हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। सी कोस्ट के लिए बताइए उसका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, M30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The theodolite in which the telescope can be revolved through a complete revolution in a vertical plane, ठीक है। कंप्लीट रिवोल्यूशन इन ए वर्टिकल प्लेन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिट थियोलाइट। मतलब मान के चलिए कि मेरा कोई थियोडोलाइट है, क्या बोल रहा है कि थियोडोलाइट इज ए रिवॉल्व, थियोडोलाइट घूम रहा है क्यों, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बताइए बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना आता है, 0.7 रूट FCK 0.725 कितना होगा, 3.5 न्यूटन पर mm²। ये सब क्वेश्चन तो गलती होने का चांस नहीं है ना, आप कभी गलती भी नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आने का चांसेस बहुत रहता है। बताइए अच्छा क्वेश्चन है। When a rectangular lamina in emerge in a water at a depth of 75 mm, ठीक है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। बताइए कोई आपको बॉडी है, रेक्टेंगुलर बॉडी है, ठीक है, जो कि सबमर्ज है, सबमर्ज के केस में है, तो इसका पूछ रहा है कि इसका CG कितना होता है, बताइए तो CG और सेंटर ऑफ प्रेशर कितना होता है। CG एलवेज अगर ये B है तो कितना होगा, B/2 हो जाएगा, इसका जो आपका CP हो जाएगा 2H डिवाइडेड बाई 3 होगा, ठीक है। मैं ये सारा इसका मैं ट्रिक बताया हुआ हूँ मास्टर सीरीज में, जो हम लोग SSC में किए थे ना, SSC में सारे सब क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए उसमें मैं ट्रिक बताया हूँ कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, इसके बाद मेरा यहाँ पर ट्रायंगल आ जाएगा, फिर यहाँ पर एपेक्स इसका अपवर्ड है, फिर इसका एक और ट्रायंगल आ जाएगा जिसका एपेक्स डाउनवर्ड है। तो इस सब को याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, जो कि ये चाहे ये तीनों का सेंटर ऑफ प्रेशर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते हैं, क्या होगा जी, CP इक्वल टू 2H डिवाइडेड बाई 3, H मेरा कितना दिया हुआ है 75, तो हम लोग 75 रखेंगे, 2 गुना 75 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 25, 25 दूना 50 इज ए करेक्ट आंसर, बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन के लेवल देख रहे होंगे, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी सही से हो रहा है, तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों, क्योंकि अभी कंटिन्यू एग्जाम तक आपको जितना भी सेट हुए हैं सारा मैं इसी तरह अभी सोल्यूशन करने वाला हूँ। अभी तो आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि कैसे इसको याद करना है।
3 से 4 बार मैं बोल दे रहा हूँ, आप 2-3 बार वीडियो रिकॉर्ड कर मतलब वीडियो देख लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक जितना भी आपका प्रीवियस ईयर है सबका सारा आपका माइंड में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, उधर से शॉर्ट नोट्स पढ़िए और इधर से क्वेश्चन लगाइए। समझ में आ गया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर ए डिजाइन ऑफ स्टील मेंबर, फॉर ए डिजाइन ऑफ स्टील मेंबर विच इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ लोड IS 800 2007। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। 2 लोड होता है, 2 लोड होता है, 2 लोड दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग 1 लोड, 2 लोड, 3 लोड, 4 लोड दिया हुआ है, जो कि ये मेरा यही मेरा गलत है। 4 लोड कभी नहीं हम लोग कंसिडर करते हैं, हमेशा 3 लोड, 3 लोड या फिर 2 लोड, ठीक है। ये ऑप्शन मेरा गलत है। क्या इसमें इसमें क्या पूछा है? नोट करेक्ट, तो ये इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए गिवन मटेरियल, ठीक है। देखिए दो दो को मटेरियल आपका, एक asphalt है, एक आपका टार है। बताइए कि ये दोनों का आपका जो दिया हुआ कि asphalt इज ए मैन्युफैक्चरिंग बाय ए फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, क्या आपका ये सही लग रहा है? या फिर टार इज मैन्युफैक्चरिंग बाय ए फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। बताइए कौन इसमें से सही है, कौन इसमें से गलत है, बताइए। asphalt क्या होता है? asphalt, asphalt क्या होता है? देखिए asphalt एक तरह से बोलिएगा तो मतलब क्या बोलते हैं, बिटुमिन से थोड़ा सा लोअर ग्रेड का होता है, ठीक है। बट ये भी आपका क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन से ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इट मीन्स आपका क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? asphalt इज ए मैन्युफैक्चरिंग बाई, asphalt इज ए मैन्युफैक्चरिंग बाई फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ए क्रूड ऑयल। ये ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टार, टार इज ए मैन्युफैक्चरिंग बाई फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या टार हम लोग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त करते हैं, या फिर इसमें क्या होता है, कौन सा डिस्टिलेशन होता है, बताइए तो। एलवे याद रखिएगा, टार जो होता है, टार क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। एक आपका होता है बिटुमिन। ये तीनों ऐसा है ना कि आपको एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैंने बिटुमिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, बिटुमिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ए कोल, ठीक है। इसे इसे किस टाइप, किस मेथड से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से, याद रखिएगा फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से। और टार को क्या आता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। लेकिन यहाँ क्या दिया? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये ऑप्शन मेरा गलत, ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा, मतलब 2 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, कहाँ गया जी? 2 इज रॉन्ग, हाँ 2 इज इनकरेक्ट एंड बी इज बी 1 इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है, द मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए स्टील मेंबर एलवेज इन टेंशन और अदर देन प्री टेंशन मेंबर। बताइए कितना होता है? 400। ये सब तो आप लोग को मुंह मुंह पे याद होगा। क्वेश्चन देखते हैं, अंधेरा में भी आंख बंद कर दे तो आप इसका आंसर बता दीजिएगा। बताइए इन सॉइल क्लास सॉइल इन इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल को इसमें एक सीक्वेंस में कीजिए। क्या होता है? सबसे छोटा से सबसे बड़ा में जाइए, सबसे बड़ा से सबसे छोटा में आइए, ठीक है। सबसे बड़ा क्या होता है? बोल्डर, बोल्डर यहाँ भी है। कोबल, कोबल यहाँ भी है। ग्रेवल, ग्रेवल, ठीक है। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। बोल्डर, बोल्डर, कोबल, ग्रेवल। उसके बाद क्या होता है? ग्रेवल के बाद क्या होता है? सैंड होता है या फिर सिल्ट होता है? तो बताइए। एलवेज बोल्डर के बाद सबसे छोटा, इससे जो साइज छोटा होता है सैंड होता है। कितना होता है? 2 से 2 mm से कम होता है, ठीक है। तो वो मेरा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ प्लेन, विच ऑफ प्लेन टेबल मेथड प्लेन टेबल मेथड डज दी गिवन प्रॉब्लम। बताइए। एस्टेब्लिशिंग ए न्यू स्टेशन पॉइंट यूजिंग टू पॉइंट एट ए प्लेन इन ऑर्डर टू लोकेट द मिसिंग, लोकेट ए मिसिंग डिटेल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेक्शन। रिसेक्शन मेथड ऐसा मेथड है जहाँ पर हम लोग इसमें मतलब इंस्ट्रूमेंटर को मतलब इंस्ट्रूमेंट, ये मेथड ऐसा है कि ये कोई मतलब रीडिंग ये लेता नहीं है,
ठीक है, ये रीडिंग नहीं लेता, खाली ये एक न्यू स्टेशन को इस्टेब्लिश करता है, लेकिन ये रीडिंग नहीं लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ट्रस्ट। ये किस टाइप का ट्रस्ट है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, बताइए किस टाइप का ट्रस्ट है। स्पेस ट्रस्ट है, डिफिशिएंट ट्रस्ट है, रिडेंडेंट ट्रस्ट है, या फिर परफेक्ट ट्रस्ट है। बताइए किस टाइप का ट्रस्ट है ये आपका। ये आपका है आपका डिफिशिएंट ट्रस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, डिफिशिएंट ट्रस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट व्हेन द मेराइन डिपॉजिट अरे यार, बताइए कौन स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है कि व्हेन द मेराइन डिपॉजिट आर अंडर वेरी लार्ज डेप्थ ऑफ वाटर। बताइए, इसमें थोड़ा सा समझने के लिए देखिए, जब भी मेराइन डिपॉजिट बोल रहा है मतलब इट मीन्स कोस्टल एरिया। ठीक है, कोस्टल एरिया आप लोग देखते होंगे कि वहाँ उसमें जो उस कोस्टल एरिया साइड जो वाटर का डेप्थ होता है बहुत लार्ज डेप्थ होता है। ठीक है, लार्ज डेप्थ होने के कारण वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम लोग डाउनवर्ड जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, मतलब इट मीन्स वहाँ पर ये हो रहा है कि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वहाँ का जो वहाँ पे जो उस सॉइल का जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उस प्रजेंट उस नीचे जाने के बाद वहाँ जो हम लोग को वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ का जो सॉइल का जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस वहाँ पर क्या होता है, लो होता है। ठीक है, लो होने के कारण उस सॉइल का, अगर उस सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस लो है लो होने के कारण उस सॉइल में आपका शियर स्ट्रेंथ का भी वैल्यू लो होता है। ठीक है यार, डाउन हो गया, एक मिनट। हम क्या बोले, क्या हम बोले कि जब भी कोई स्ट्रक्चर हो या फिर आपका मेराइन में कोई भी स्ट्रक्चर है या फिर मेराइन साइड में कोई साइट है, मेराइन साइट, जैसे यहाँ बोल रहा है कि मेराइन डिपॉजिट आर ए वेरी लार्ज डेप्थ। ठीक है, लार्ज डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, मेराइन साइड आप लोग देख ही रहे हैं, मतलब कोई भी समुद्री एरिया के साइड, समुद्री एरिया में जो किनारे वाला एरिया होता है वो तो वहाँ पर तो पानी का लेवल जानते हैं कि लेवल वहाँ पानी ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अंडर ए वेरी लार्ज डेप्थ, तो लार्ज डेप्थ के कारण वहाँ पर वाटर प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा लगता है। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा लगने के कारण वहाँ का जो सॉइल है उसका इफेक्टिव स्ट्रेस बहुत कम होता है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस लो हो जाता है, जिसके कारण शियर स्ट्रेंथ का भी वैल्यू आपका लो हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किसमें से दोनों लो दिखा रहा है लो टू हाई, शियर स्ट्रेंथ हाई नहीं, शियर स्ट्रेंथ लो। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस लो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझे, जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा, मेराइन से कोई भी आपको टॉपिक आएगा उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए, एज पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नॉर्म्स द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ ए 3 days बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एट ए 27 डिग्री सेल्सियस इन ए वेस्ट इफ्लुएंट व्हेन डिस्चार्ज इनटू ए इनलैंड रिवर। अरे यार, डिस्चार्ज इनटू इनलैंड रिवर और स्ट्रीम बताइए इसका वैल्यू क्या है। ये आपका टेबल है, टेबल याद करना पड़ेगा इसका। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है, 30। कितना होता है, 30, याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट अब अगर इनलैंड रिवर और स्ट्रीम रहा तो 30 होगा, लेकिन अगर यहाँ पे आपका अगर इनलैंड रिवर के जगह इनलैंड रिवर के जगह अगर रहा पब्लिक सीवर, क्या रहा पब्लिक। सारा स्टेटमेंट सेम है, खाली यहाँ जो सारा ये जो दिख रहा है ना, यही आपका स्टेटमेंट को मतलब ऑप्शन को गलत करेगा। ठीक है, पब्लिक सीवर, अगर पब्लिक सीवर रहा तो इसमें आपको क्या मारिएगा वैल्यू, 350 mg पर लीटर। ठीक है, पब्लिक सीवर के केस में, लेकिन इनलैंड रिवर है जहाँ पे क्या होगा 30 mg पर लीटर। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि IS 456/2000 व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ RCC कंप्रेशन मेंबर ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ L दैट इफेक्टिवली, देखिए यहाँ से पढ़िए, दैट इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड
रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, ठीक है, वन एंड रोटेट हो रहा है, एंड अदर इंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजिशन। इस टाइप से बोल रहा है, देखिए, ठीक है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ कोई बॉडी है, इस टाइप से है, क्या पूछ रहा है, ये मेरा फिक्स है, देखिए, द इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन इंड, ठीक है, इस इंड को क्या बोल रहा है, इसको रोटेट कर रहा है, ठीक है, अगर ये रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेट एंड अदर इंड रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, ये यहाँ पर आपका इसमें रोटेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉट हेल्ड इन पोजीशन, ये पोजीशन में नहीं रहेगा, पोजीशन से अलग जाएगा, इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से जाएगा। तो इसका जो वैल्यू कितना होता है, आप लोग पढ़े होंगे, कितना बोलो, वैल्यू होता है 1.2L, ठीक है, याद रखिएगा कितना होता है 1.2L। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बीम ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन हैविंग ए बेस विड्थ 100 mm, हाइट 150 mm, सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स 15 किलो न्यूटन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। बताइए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला कैसा, इसका फॉर्मूला क्या है जी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर्मूला इन ए केस ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन के केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 3/2 टाउ एवरेज, ठीक है। चलिए मैक्सिमम टाउ मैक्स कितना होता है, 3/2 टाउ एवरेज, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, क्या है 3/2 टाउ एवरेज को हम लोग लिख सकते हैं, टाउ एवरेज कितना होता है, बी शियर फोर्स V/B/D डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये मेरा हो गया टाउ एवरेज का फॉर्मूला। तो हम लोग 3/2, अभी मेरा कितना है 15 तो गुना 10 की पावर 3, अब बी मेरा कितना है, बी 100 है, इंटू डी कितना है 150 है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 MPa इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। सारा कट जाएगा, आपके पास खाली ओनली फॉर 3 बचेगा, ठीक है। तो 3 MPa इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बताइए फ्रॉक का साइज पूछ रहा है कि फ्रॉक का साइज क्या होता है, स्टैंडर्ड कितना होता है जी, 10 से 20 mm। ये सब क्वेश्चन तो आप इजी जी है, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं, ये सब आपका DDA का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि जितने पार्ट्स अभी तक आपको देखे हैं, जितना पार्ट्स अभी तक अपलोड हो चुका है स्टडी विद सिविल MCQ के ऑनलाइन चैनल पे, तो सारा पार्ट्स को अगर देख लीजिएगा तो एग्जाम में तो आप बना दीजिएगा, उसके साथ साथ आपको बहुत हेल्प होगा, चाहे आप SSC JEE का मेंस दीजिएगा, चाहे आप BTSC का फॉर्म भरिएगा, इसका एग्जाम दीजिएगा, बहुत हेल्प होने वाला है। और अभी साथ ही साथ हम लोग BTSC का भी काम करेंगे, ठीक है। तो BTSC में हल्का मचाने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम स्टेट दैट इफ ए बीम हैज एंड सपोर्ट देन द एंड बीम फिक्स देन द सेम नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द सपोर्ट ऑफ ए मोमेंट मे बी ऑब्टेन फ्रॉम ए कंजुगेटिव पेयर ऑफ स्पान इज नोन एज क्लैपेरॉन्स थ्योरम, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, क्लैपेरॉन्स थ्योरम बोलते हैं, उसका डिफिनेशन दे दिया डायरेक्ट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन बताइए, मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है, मैग्नेटिक बियरिंग कितना है जी, 135 डिग्री 30 है, ऐसा तो बताने की जरूरत नहीं, बता दे कि छोड़ दें, बताइए आप लोग इसको तो बना दीजिएगा। अगर वेस्टर्न है, ठीक है, तो वेस्टर्न में क्या होता है, वेस्टर्न में माइनस होता है, ईस्टर्न में प्लस, वेस्टर्न में माइनस, ठीक है। और डिक्लिनेशन में कितना है, डिक्लेशन 5 डिग्री 15 मिनट वेस्टर्न। तो यहाँ से सीधा आप निकाल दीजिए, क्या निकालना है, ट्रू बियरिंग इजकल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है। 135 से घटा के जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 वाला होगा ना, ऑप्शन नंबर 30 15 इज ए करेक्ट आंसर, डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है।
विच टाइप ऑफ फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड फॉर अ मैक्सिमम स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ 14 डेज। याद कीजिएगा, ऑल वर्टिकल्स मेंबर के लिए कितना होता है 48 आवर्स। और उसके बाद क्या था आपका ऑल वर्टिकल्स मेंबर हो गया, उसके बाद आपका स्पैन में आ जाइए। ठीक है, स्पैन अगर आपका कितना 4.5 mm से कम रहा, ठीक है 4.5 mm से कम रहा, अगर इसी को समझे, अगर प्रूफ कैंटिलीवर स्पैन है अगर ये कम रहा, ठीक है अब बता दूं यार, अच्छा पहले इसी को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका 4.5 mm, ठीक ये वाला होगा। ठीक है, ये कैसे होगा, इसका आप लोग टेबल आप लोग पढ़े होंगे, टेबल आप लोग को याद होगा। अगर स्पैन प्रूफ कैंटिलीवर स्लैब है, प्रूफ टू स्लैब स्पैन अप टू 4.5 मीटर। ये तो बताने का नहीं है क्योंकि आप लोगों को सब याद होगा, कितना होगा 7 डेज में हम लोग फ्रेमवर्क रिमूव करते हैं। लेकिन यही जब आपका यही स्पैन आपका ओवर हो जाएगा, ओवर होगा 4.5 मीटर से, तो कितना आएगा 14 डेज। ठीक है, इसके बाद मेरा ये आ जाइए बीम में। ठीक है, अगर बीम है, ठीक है, बीम के केस में आपका क्या होता है, अगर अप टू अगर 6 मीटर तक रहता है बीम के केस में, अगर अप टू 6 मीटर, इसमें कितना होता है आपका 14 डेज। लेकिन यह अगर कैसे ओवर हो जाएगा ना, ओवर 6 मीटर, कितना हो जाएगा 21 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। उल्टा नहीं यार, अरे यार, बताइए, इन ए रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर टॉर्सन जनरली अकर्स इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ, बताइए टॉर्सन जनरली जो किसका कॉम्बिनेशन होता है, शियर बॉन्ड, शियर कंप्रेशन, डायगोनल, किसका कंप्रेशन है बताइए। याद रखिएगा, टॉर्सन जब किसी भी कंक्रीट मेंबर पे एक्ट करता है तो जनरली वो क्या फ्लेक्जर और ट्रांसवर्स शियर में होता है। ठीक है, उसी को बोला कि इसका कॉम्बिनेशन किसका होता है, टॉर्सन आपका कॉम्बिनेशन होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्जर मेंबर, फ्लेक्जर स्ट्रेस, फ्लेक्जर शियर एंड ट्रांसवर्स शियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ अपग्रेड कितना है 2%, डाउनग्रेड कितना है 2%, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 0.4% पर 100 मीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, ये दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर कहीं भी अगर ऐसा आपका अपग्रेड डाउनग्रेड आपका रहे क्वेश्चन में, और इसको इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो सीधा क्या कीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 4%। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है कि 0.4% पर 100 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड देंगे कितना 0.4 गुना 100। ठीक है, ये पॉइंट को यहाँ से पॉइंट आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, कितना 4 से 4 काट जाएगा आपका 100 मीटर इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। इसमें उतना टाइम नहीं देना है, ये सब क्वेश्चन में इस टाइप से थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछता है, इसमें टफ भी बनता है, लेकिन इजी क्वेश्चन थोड़ा सा देता है जो कि आप लोग इजीली कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए वाटर विद रिस्पेक्ट टू ए प्रोबेबिलिटी। बताइए कौन सा प्रॉपर्टी है जो इंडिपेंडेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू रिस्पेक्ट द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के केस में बताइए, ये तो हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ परक्यूलेशन भी होता है, कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी होता है, कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी और कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोलिक प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग ये होता है, डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी होता है इस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल सैंपल इज डिटरमाइन बाय, बताइए वाटर कंटेंट कौन सा मेथड, पिपेट मेथड, क्या है हाइड्रोमीटर या पिक्नोमीटर या फिर 1 पॉइंट टेस्ट। पिक्नोमीटर मेथड इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो फाइंड करता है आपका, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी भी फाइंड करता है सॉइल का, एंड वाटर कंटेंट भी फाइंड करता है। ठीक है, आपका क्या होता है, आपके हाइड्रोमीटर एनालिसिस आप लोग जानते हैं क्या होता है। इसमें 3 टाइप का मेथड होता है, इसमें 3 पॉइंट होता है आपका, क्या है आपका डिफ्लक्चुएटिंग एजेंट, मेनिस्कस करेक्शन, एक आपका क्या होता है टेम्परेचर करेक्शन। ठीक है, तीन
पॉइंट आपका तीन, मतलब तीन को कंसेप्ट आपका इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, इजी क्वेश्चन है, बताइए। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंट्रिक पॉइंट लोड है, पूछ रहा है क्या, मैक्सिमम सब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। तो इसका सिंपली सपोर्टेड के केस में मैक्सिमम जो आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, डिफ्लेक्शन कितना होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल के 5 WL के पावर 4 डिवाइडेड बाई 384 EI। देखिए कहीं है जी, अरे वो नहीं पूछ रहा है ना, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रहा है ना। पॉइंट हम तो बोल दिए किसका, हम किसका बोल दिए, अब यूडीएल का किस में बोल दिए, गलती नहीं है, वो यूडीएल का किस में है, लेकिन यहाँ क्या है, पॉइंट लोड है। तो पॉइंट लोड के किस में क्या होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 48 WL की पावर 3 डिवाइडेड बाई 48 EI, ठीक है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट ए सेंटर एंड मैक्सिमम स्लोप WL की पावर 4 बाई 16 EI, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ए टेक्नोमेट्रिक सर्वे। बताइए, टेक्नोमेट्रिक सर्वे के लिए दो स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट मेरा है कि रिडक्शन डायग्राम आर यूज टू मेजरिंग ए करेक्शन फॉर ए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली। क्या है, रिडक्शन डायग्राम आर यूज टू मेजरिंग ए करेक्शन फॉर ए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन डिस्टेंस डायरेक्टर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली। क्या ये तो सही हमको लग रहा है, ये सही है। टेक्नोमेट्रिक सर्वे में आप लोग पढ़े होंगे कि जो ये क्या मेजर करता है, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों मेजर करता है। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि टेक्नोमीटर टेबल आर प्रिपेयर बाई 1 मीटर ऑफ स्टाफ व्हेन ए स्टाफ हेल्ड इन वर्टिकल एंड सी इज कांस्टेंट एंड 0, ठीक है। कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 100 होता है, ठीक है, सही है। दोनों ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, मतलब डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सीमेंट हैज इज द मोस्ट सुटेबल फॉर हाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ। बताइए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए हाई, जिसमें कौन सा सीमेंट का कंपोनेंट्स है जिसमें आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट इज ए करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि द फेनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग हायर स्ट्रेस नियर द जंक्शन ऑफ ए वेव एंड लोअर स्ट्रेस एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम ए वेव ऑफ ए स्टील बीम इज नोन एज। बताइए, a phenomena of producing higher stress near the junction of a slab or and lower stress at a point away from a wave of a steel is known as shear lag, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, shear lag बोलते हैं। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो दिया हुआ कि कंक्रीट मिक्स का दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में बी यूज फॉर ए कंक्रीट फॉर। अच्छा, नॉमिनल मिक्स के लिए क्या M20 होता है कि M25 होता है, ये गलत है, M20 होता है नॉमिनल मिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि द मिक्स shall be designed to produce the grade of concrete having the required workability and characteristic strength। ये ऑप्शन सही है। ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट, मतलब सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि द मैक्सिमम मंथली डिमांड। बताइए मैक्सिमम मंथली डिमांड के लिए कितना होता है जी, एम क्या है, M 13 दूनी 26, मतलब 1.28। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। which the following statement are component of a water treatment system। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन हमको सिलेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट ओनली सीवरेज अप्रेंटिसेस। बताइए सीवर के लिए क्या होता है, मैनहोल होता है, फ्लशिंग टैंक होता है, उसके बाद मैनहोल हो गया, फ्लशिंग टैंक हो गया, उसके बाद मॉप टैंक नहीं होता है, ये तो आपका वाटर ट्रीटमेंट का पार्ट है, एरिएशन भी वाटर ट्रीटमेंट का पार्ट है। स्टॉर्म
स्टॉर्म रेगुलेटर जो कि मेरा सीवर अप्रेंटिसेस का पार्ट है। तो ए, इसका तो ऑप्शन देवे नहीं किया यार, ऐसा ऑप्शन क्या होगा इसका, ए बी और ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ, लेकिन ए बी और ई इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू 456/2000 द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड, बताइए क्लोराइड का मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितना होता है? इन द वाटर इज यूज फॉर ए मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट विद एम्बेडेड इन स्टील। ये देखिए, ये पढ़िएगा ना कि यहीं तक पढ़िएगा, क्लोराइड पढ़ के आंसर मार दीजिएगा, जो कि सरासर गलती होगा। कंडीशन दे दिया है, इन द वाटर दैट इज यूज फॉर ए मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट विथ एम्बेडेड इन स्टील। ठीक है, इसका दो वैल्यू होता है। अगर जो एम्बेडेड इन स्टील के केस में कितना होता है, 500 mg पर लीटर। अगर से यही एम्बेडेड नहीं रहता तो कितना तो इसका होता है क्लोराइड का कंटेंट, 2000 mg पर लीटर। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि एम्बेडेड इन स्टील, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है एग्जाम में। देखिए, विच द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच किया गया है? बेस बेस जो होता है क्या व्हाइट लीड में होता है, ये सही है। वैकिल, वैकिल में ये थोड़ी है, उसमें मतलब क्या होता है, लैंडसीड वाइल होता है, टंग वाइल होता है, टूफ वाइल होता है, लैंडसीड वाइल, टंग वाइल, टूफ वाइल, पॉपी वाइल होता है, POPPY, पॉपी वाइल होता है। लेकिन ये बोला कि कौन करेक्ट है, कौन इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, बताइए डायमेंशन ऑफ किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, डी इज अ करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन गलती नहीं, ये सब तुरंत आपको देखिए, तुरंत मार के आगे बढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन गलती कीजिएगा एग्जाम में, एग्जाम से बाहर हो जाइएगा। जैसे ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन सब सारा प्रीवियस ईयर है, हम अपने से नहीं बनाए ये सब क्वेश्चन। जब आप लोगों की डिमांड आया कि नहीं प्रीवियस क्वेश्चन कराइए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा है। बताइए द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या बोलता है, यंग मॉडुलर पॉइजन रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। which the following beam is a intermediate indeterminate beam, क्या बोल रहा है, इंडिटरमिनेट बीम। अच्छा, बताइए, सेम आपको मैं इसका डिटर्मिनेट का भी ट्रिक बताया हूं और इंडिटरमिनेट का भी ट्रिक बताया हूं। बताइए कि इंडिटरमिनेट बीम इनमें से कौन सा है, बताइए। मैं आपको दोनों ट्रिक बताया हूं। IPFC2 ट्रिक लगाइए, IPFC2। IP मतलब इंडिटरमिनेट बीम, P से प्रोब कैंटिलीवर बीम। ठीक है, IP एफ से फिक्स बीम, IPFC से कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, क्या, सॉरी कैंटिलीवर बीम। IPFC2 से मतलब टू हिंज आर्क। बोले ना कि ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिक याद कीजिएगा, एग्जाम में एकदम सेकंडों में ऐसा क्वेश्चन आप मार के निकल जाइएगा। इसलिए मैं ट्रिक भी बताया हूँ, आप लोग जाके वीडियो देखिए। जितना भी आपका SSC का मेंस का जितना, सॉरी SSC का जितना भी मास्टर सीरीज हुआ है चैनल पे, उसमें हम ट्रिक भी बताए हैं, याद कैसे रखना है हमको वो भी आपको बताया है। अब 2-3 बार आप उसको रिकॉल कीजिएगा, याद कीजिएगा, ऑटोमेटिक ट्रिक याद हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो, अगर आपको याद है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो, अगर याद है तो इस ट्रिक को अपनाइए, अगर नहीं अपनाइएगा तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आएगा, आप बार बार इस क्वेश्चन को आप गलत कीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिसको याद है उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका करेक्ट आंसर करके ही आएंगे। लेकिन जिसको याद नहीं है उसके लिए मैं ट्रिक बनाया हूँ। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर कंटिन्यूअस बीम, बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ए सिंपल पिटोट ट्यूब, यार, ए सिंपल पिटोट ट्यूब कैन बी यूज टू मेजरिंग है बीच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। बताइए सिंपल पिटोट ट्यूब कौन कौन सा क्या क्या मेजर करता है, स्टैटिक हेड, डेटम हेड, डायनेमिक हेड, फ्रिक्शन हेड, टोटल हेड। बताइए, ये एलवेज देखिए, सिंपल पिटोट ट्यूब जो होता है ये एलवेज क्या मेजर करता है, डायनेमिक हेड, डेटम हेड, डायनेमिक हेड और टोटल है, मतलब 2 5 इसमें है, 2 स्टैटिक हेड, 1 सॉरी 5 उसके बाद 1। ठीक है, 5 1 और 3, बी इज अ करेक्ट आंसर। बताइए द मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, द मैक्सिमम
क्या हो रहा है यार? द मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी फॉर ए पल्टन टर्बाइन विद एग्जिट एंगल इज गिवन बाय कितना होता है बताइए। याद रखिएगा कि मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के केस में जो आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पल्टन बिन में जो होता है, इसका मैक्सिमम एंगल जो होता है, ठीक है, एग्जिट एंगल पूछ रहा है, ठीक है। एग्जिट एंगल क्या होता है आपका? 1 + sin cos 1 + cos phi/2, ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कि बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू बिटुमिनस, बोले ना कि ये टॉपिक से एक पिछले भी हम क्वेश्चन कर सके हैं, क्रूड ऑयल, टार और asphalt के बारे में। देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इससे पूछा गया है, बताइए बिटुमिनस के केस में। बिटुमिनस इज ए क्रिस्टलिन सॉलिड बिटुमिनस इज ए क्रिस्टलिन सॉलिड मटेरियल ड्राइव्ड फ्रॉम ए पेट्रोलियम बाय ए नेचुरल और रिफाइनरी प्रोसेस। टार इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए, टार हम लोग किसे करते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की फ्रिक्शन डिस्टिलेशन। बताइए, अभी आपको मैं पीछे बताया हूँ, बताइए पीछे हम लोग क्या बताया, टार के बारे में हम लोग पढ़े थे ना। टार हम लोग कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसमें सही दिया हुआ है। उसमें क्या था? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, जबकि वो गलती था। ये ऑप्शन मेरा सही है। अब बिटुमिनस क्रिस्टलिन बिटुमिन इज ए क्रिस्टलिन सॉलिड मटेरियल ड्राइव्ड फ्रॉम ए पेट्रोलियम बाय ए नेचुरल और रिफाइनरी प्रोसेस। सही है, ठीक है। ये गलत है, सॉरी ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए ट्रेंगुलर नोच है, ट्रेंगुलर बियर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला पूछ रहा, बताइए। 8/15 10 θ/2 h⁵5/2 √2gh, करेक्ट फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए अकॉर्डिंग टू 456 2000 व्हाट इज द मैक्सिमम, सॉरी व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्लम्प, व्हाट इज रिक्वायर्ड स्लम्प वैल्यू फॉर ए प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट पर लाइटली रेनफोर्स सेक्शन स्लैब और बीम। बताइए लाइटली रेनफोर्स सेक्शन स्लैब और लाइटली रेनफोर्स सेक्शन के बीम जो होते हैं, लाइटली रेनफोर्स सेक्शन के लिए स्लम्प वैल्यू क्या होता है? हैं, आप लोग पढ़े नहीं जी? लो, वेरी लो, लो, मीडियम, मीडियम, हाई, वेरी हाई, वेरी लो, लो, मीडियम, मीडियम, हाई, वेरी हाई, ठीक है। स्लम वैल्यू इसका क्या हो गया? 0 से 25, 25 से 50 मीडियम का, 50 से 100 मीडियम का, 75 से 100, 100 से 150, ठीक है। इस टाइप से होता है, इसका 150 से ज़्यादा होता है। अब हम लोग को जाना कि बताइए किसका वैल्यू दिया हुआ, मतलब आपका जो लाइट रेनफोर्स कंक्रीट होता है, लाइट रेनफोर्स सेक्शन जो होता है, इसका वैल्यू क्या देखिए ये जो आपका होता है लाइट रेनफोर्स सेक्शन होता है ना, इसका एलवेज आप याद रखिएगा, इसका कितना होता है? 25 से 75 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 25 से 75 नहीं दिया गया है, लेकिन इसको आप 50 से 100 मार सकते हैं, ठीक है। 50 से 100 इसको मार सकते हैं। 50 से 100 का है जी, 50 से 100, 50 से 100, 50 से 100 यहाँ पर होता है, लेकिन इसमें कितना है? 25 से 75 दिया हुआ है, तो इसको आप मार सकते हैं। कितना मार सकते हैं? 25 से 75 इसको मार सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सलाम वैल्यू हो गया, ये इसका आपका लो मीडियम हाई वर्कबिलिटी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है, एक न एक क्वेश्चन आपको इसमें से एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है, इन विच टाइप ऑफ ऑफ ए स्टील मेंबर द फेल्यूर ऑफ ए मेंबर अकर्स along the path involve tension on a plane and shear on a perpendicular plane along the fastener is known as buckling shear failure। याद रखिएगा, बकलिंग शेयर फेल्यूर बोल रहा है ये, ठीक है, उसका डिफिनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ए हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। बताइए हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए क्या है? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बीइंग सून ऑफ वाटर in contact क्या हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट begins as soon as water come in
कॉन्टैक्ट विद सीमेंट, सही है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाइड्रेशन ऑफ ऑर्डरली पोटेंट सीमेंट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, याद रखिएगा। एलवेज आपका जो हाइड्रेशन जो होता है सीमेंट में, वो क्या है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि बीच व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ ए केमिकल CO3 सॉरी SO3 केमिकल दिया हुआ है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसका फंक्शन क्या है, वो क्या करता है आप बताइए। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मेकिंग अनसॉन करता है, क्या करता है आप लोग पढ़े होंगे इसका, आप लोग इसका हम लोग बतावे नहीं करेंगे, आप लोग बहुत बार पढ़े इसको। सीमेंट का है, पहले पहले चैप्टर का पहला पेज का ही है। बताइए कितना होता है जी, क्या होता है इसका। अगर SO3 आपका प्रेजेंट है, SO3 का मतलब क्या, सिलिका, सिलिका का फंक्शन क्या होता है, क्या करता है वो सीमेंट को अनसॉन कर देता है। तो सीधा मार के आगे बढ़िए ना जी। क्या भाइयों कैसा लग रहा है आपको सेशन को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करना ना भूलें। द एडिशन ऑफ क्लोरीन एट इंटरमीडिएट पॉइंट, at generally service reservoir and boost pumping station in a water supply distribution is called, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्री क्लोरिनेशन की पोस्ट क्लोरिनेशन, बताइए प्री क्लोरिनेशन या पोस्ट क्लोरिनेशन। एलवेज प्री सॉरी एडिशन हो रहा है ना, सॉरी एडिशन ऑफ क्लोरीन, इट मीन्स रीक्लोरिनेशन, ठीक है, रीक्लोरिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 10-500 द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल एल्कलिनिटी, बताइए कितना होता है जी, एल्कलिनिटी कितना होता है मैक्सिमम 600 mg पर लीटर। which is the following condition of a soil the vein shear test is conducted in the library to determine the shear strength is applicable, बताइए हम लोग जो वेन शेयर टेस्ट करते हैं उसमें किस टाइप का सॉइल के लिए मेनली ये टेस्ट जाना जाता है, उसमें क्या ड्रेन टेस्ट है कि अनड्रेन टेस्ट है। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका क्या बोलते हैं वेन शेयर टेस्ट है, वेन शेयर टेस्ट जो आपका क्या है, आपका अनड्रेन टेस्ट है, ठीक है, अनड्रेन टेस्ट है। और ये सॉफ्ट के लिए सॉफ्ट और प्लास्टिक सॉइल के लिए और कोहेसिव सॉइल के लिए, एक कोहेसिव सॉइल के लिए ये टेस्ट जाना जाता है, ठीक है। इसमें मेनली जो हम लोग सॉइल यूज करते हैं सॉफ्ट सॉइल हो जाएगा चाहे प्लास्टिक सॉइल हो जाएगा, उसी के लिए इस टेस्ट को हम लोग ये टेस्ट में यूज होता है वही सॉइल। इसमें आप सिल्ट दीजिएगा, कोई सा लेस सॉइल दीजिएगा तो ये टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। देखिए क्या है ना, ये तो आप लोग फॉर्मूला बताइए जी। इस सर्वेयर इज टू बी मेड विद अ चेन और टेप हैविंग ए ट्रू लेंथ L, इनकरेक्ट लेंथ L', एक्चुअल वॉल्यूम V एंड मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ V', बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इससे आप लोग न्यूमेरिकल भी बनाते हैं, फॉर्मूला कितना है, वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा था, वॉल्यूम Q वाला, ठीक है। इस सब कुछ हमें लेट नहीं करना, तुरंत मार के आगे बढ़ना है। फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम द रिस्ट्रेंट अगेंस्ट टॉर्सनल रोटेशन एट ए सपोर्ट में बी प्रोवाइडेड, बताइए द सिंपली सपोर्टेड बीम द रिस्ट्रेंट अगेंस्ट टॉर्सनल रोटेशन एट ए सपोर्ट में बी प्रोवाइडेड, बताइए क्या प्रोवाइड करता है, फ्लैंज, वेव एंड लेटरल इंड फ्रेम, ठीक है, लेटरल इंड फ्रेम प्रोवाइड करता है। इन ए केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अगर मेरा बीम लेटरल रिस्ट्रेन है, ठीक है, लेटरल रिस्ट्रेन विद टॉर्सनल उसमें रोटेट भी हो रहा है, ठीक है, टॉर्सनल रोटेशन उसमें अगर हो रहा है तो उस केस में हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट में क्या होगा, उसका सपोर्ट हम लोग वेव ऑफ ए फ्लैंज ऑफ ए क्लीट, वेव ऑफ ए फ्लैंज किट और लेटरल रिस्ट्रेन, ठीक है, लेटरल इन फ्रेम हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पहला और तीसरा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन ए सिंगल रेनफोर्स बीम, बताइए सिंगल रेनफोर्स बीम के केस में कौन सा आपको स्टेटमेंट सही लग रहा है। Steel poses initial stresses when embedded in a concrete. Wrong. Concrete in a compression is borne by concrete. आगे पढ़ते हैं इलास्टिक मॉडुलस फॉर ए कंक्रीट एंड स्टील हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड डिफॉर्मेशन ऑफ ए बीम द प्लास्टिक सेक्शन ऑफ ए ट्रांसवर्स टू बी ए सेंटर लाइन ऑफ द बीम इज बिफोर बेंडिंग एंड रिमेन्स आफ्टर बेंडिंग। ऑप्शन नंबर सबसे करेक्ट बोला जाए तो डी ऑप्शन इज सबसे करेक्ट, ठीक है।
द डिग्री ऑफ सेचुरेशन, बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इजी क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाट। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पे टाइम नहीं लगाना है, तुरंत मार के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द बार ऑफ ए नॉर्मल डायमीटर 16 mm दिया हुआ है। अरे यार, अच्छा इसका देख लेते हैं क्या है, द एंगल ऑफ ट्रायंगल लाई बिटवीन ए, अच्छा वेल्ड कंडीशन ट्रायंगल कितना होता है जी, 30 से 120। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। प्रीवियस क्वेश्चन क्या है, द बार ऑफ नॉर्मल डायमीटर 16 mm compression 16 mm used in a compression for RCC work consist of a 30 concrete for a which design bonuses दिया हुआ कितना 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द स्ट्रेस इन ए बार एट ए डिजाइन लोड कितना 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। व्हाट इज द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ ए बार, बताइए। मैं बहुत बार बताया हूँ कि डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकलता है, फॉर्मूला भी बताया हूँ और इस टाइप का क्वेश्चन भी बताया हूँ, बताया कैसे बनेगा। इसको आप लोग SW में करके आपको हमको आंसर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है क्या, ये तो हमने बता दिए। ओ एक क्वेश्चन है ना, भाट शुड बी द मिनिमम सैंपल साइज फॉर ए फ्लैकीनेस इंडेक्स फॉर ए एग्रीगेट। इसका आप याद रखिएगा कि मिनिमम सैंपल साइज जो होता है कितना होता है, 200 पीस, याद रखिएगा 200 पीस होता है इन ए केस ऑफ फ्लैकीनेस इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, when concrete surface are exposed in alternate wetting and drying the exposure condition, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइल्ड मॉडरेट सीवियर। सीवियर में क्या होता है आपका अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन होता है, तो सीवियर वाला आपका ऑप्शन, सीवियर वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अवेलेबल लेंथ इज लेस देन द रिक्वायर्ड लेंथ इन इट ऑफ ए टेंशन मेंबर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए तो। इजी क्वेश्चन है, क्या है, उसे हम लोग अरे यार क्यों दिक्कत कर रहे हो भाई, उसे हम लोग स्प्लाइसेस बोलते हैं। क्या हो गया, आज गुस्सा गया क्या बोलते हैं उसे हम लोग स्प्लाइसेस बोलते हैं, ठीक है। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो यार तुम, सपोर्ट करो भाई। विच द फ्लोइंग टाइप ऑफ पाइप इज नॉट कॉमनली यूज इन वाटर सप्लाई स्कीम, बताइए वाटर सप्लाई स्कीम में इनमें से कौन सा पाइप हम लोग यूज नहीं करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए कि रॉट आयरन पाइप को हम लोग कभी भी वाटर सप्लाई स्कीम में यूज नहीं करते हैं। नोट पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइए, कैच पिट, फ्लशिंग टैंक, लैंप होल, गुलिस, इसका मैच द फॉलोइंग कीजिए। इसको मैं बताया हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन को बताया हूँ, कुछ नहीं करना है। इस टाइप का अगर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको उसको लगाना कि जो ऐसा तो नहीं है कि इसमें से 4 को जो दिया उसे 4 में से आपको एक भी नहीं याद होगा, याद तो होगा जरूर। तो अब जो पहले याद है पहले उसको आप मिलान कीजिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि लैंप होल क्या होता है। लैंप होल आपका ये सीवर का है, सीवर का टाइप है, मतलब सीवर का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लैंप होल आपका एक टाइप्स ऑफ सीवर है, हाँ टाइप्स ऑफ मैनहोल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग किसी भी सीवर में हम लोग लैंप होल इंसर्ट करते हैं तो उसमें से हम लोग क्या चीज करते हैं, हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या है, लैंप होल यूज टू क्लीन ए सीवर बाय ए रिमूविंग ए ब्लॉकेज, ठीक है, इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 का डी होगा। देखिए तो 3 का डी किसी में है जी, 3 का डी एक ही गुम है, तुरंत सी का मारिए यार, आगे बढ़िए। इसीलिए ये बोल रहा हूँ कि सारा सेट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया आज का सेट समाप्त। इसमें टोटल आपका 80 सारे जो सेट में जितने क्वेश्चन थे सारा मैंने करा दिया। तो चैनल को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है, सारा आप लोग के सामने है, आप लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो ये वीडियो अभी अपलोड कर दूँ या फिर कल कर दूँ, ये वीडियो अभी अपलोड कर देता हूँ, फिर मैं कल दूसरा सेट लाऊंगा, फिर उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल।